कल हम लोग ने बात कर ली थी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, और हमने किसके बारे में बात करी थी? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में परसों। मतलब सेम बात है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट के बारे में बताता है। मैंने आपको बताया था ये चारों क्वांटम नंबर क्या होते हैं? एड्रेस होते हैं, एड्रेस होते हैं इलेक्ट्रॉन में। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? ऑर्बिट नंबर के बारे में। इसकी वैल्यू कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है। और फिर दूसरा मैंने आपको बताया था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ये किसके बारे में बताएगा? सब शेल के बारे में। एल की वैल्यू कभी भी एन के बराबर नहीं होती है, लेकिन टोटल एल एल के एन बराबर होते हैं, एन के बराबर होते हैं। और एल की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? 0 to n-1, एन जो भी है ऑर्बिट उससे एक कम तक। ठीक है। अगर आपको एल दिया गया है, इफ एल इज गिवन और नंबर ऑफ ऑर्बिटल पूछ ली जाए, तो उसका फॉर्मूला होता है 2l+1। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ लिया है तो इसी का डबल कर दो, 2 × 2l+1। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है। इतना समझ में आ गया था सभी को? ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव n+l = 3 वैल्यू इन एन एटम? किसी एक एटम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की ये वाली वैल्यू हो सकती है? n+l = 3। कर सकते हैं? हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स की n+l = 3 वैल्यू हो सकती है? बोलिए भाई, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं? देखो, बहुत आसानी से पहले तो नॉर्मली समझ जाए। ये न्यूक्लियस है, ये पहली ऑर्बिट है, इसमें एस होता है। ये दूसरी ऑर्बिट है, इसमें एक एस होता है और क्या होता है? पी होता है। ठीक है। ये तीसरी ऑर्बिट है, इसमें क्या होता है? एक एस होता है, एक पी होता है, और एक क्या होता है? डी होता है। डी के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है। अब मैंने कहा है n+l = 3। एन और एल दोनों का सम कितना आना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स की ये वैल्यू हो सकती है? ठीक है। ये कैसे मालूम चलेगा? वही तो बात है ना। अब n अगर यहां पर हम क्या कर दें, देखो भाई, यहां अगर हम कर दें n=1, तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि 3 आ जाए? एल की वैल्यू 2 होनी चाहिए। लेकिन एल की वैल्यू 2 हो नहीं सकती, क्योंकि यहां पर तो एल की वैल्यू क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 0 होगी ना, तो ये 1 के बराबर होगी। अच्छा, n= अगर हमने यहाँ पर 2 कर दिया, तो एल की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तब 3 आएगा। और एल की वैल्यू 1 का मतलब क्या होता है? कौन सी ऑर्बिट, कौन सी सबशेल? पी। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। एल की वैल्यू एस के लिए क्या होती है? 0। पी के लिए कितनी होती है? 1। तो देखो, ये जो 2p है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? n+l = 3 हो रही है कि नहीं हो रही है? n क्या रखा? 2। तो ये 2s के लिए भी 2 वैल्यू होगी। लेकिन l की वैल्यू जब 1 होगी, यानी p होगा, तो p के अंदर ही आपकी n+l की वैल्यू क्या हो सकती है? 3 हो सकती है कि नहीं? 2s के लिए हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां वैल्यू तो 2 निकल रही है। तो इसके लिए निकल रही है। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो गए। अच्छा, अब n=3 आ जाओ, तो l की कितनी वैल्यू रखें कि ये 3 निकले? 0। और l की वैल्यू 0 का मतलब क्या होता है? s। यानी 3s में जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की भी वैल्यू क्या निकल ली है? n+l = 3 निकल ली है।
क्या पी के लिए निकलेगी, 3p के लिए नहीं निकलेगी, क्योंकि n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू क्या हो गई 2, तो ये तो 5 निकल आया। तो इसके लिए नहीं होगी, सिर्फ इसके लिए होगी और इसके लिए होगी। और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। कितने हो गए? तो हर बार क्या ये पिक्चर बनाओगी? नहीं। तो इसे निकालने का क्या तरीका होता है? तो देखो, इसे निकालने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप ये रखो, n प्लस एल इजिकल्स टू, हमें क्या रखना है, 3। तो n की वैल्यू क्या रखो, 3। मैक्सिमम से चालू हो, n की वैल्यू 3 रखो, तो l की वैल्यू कितनी रखनी है? समझ में आ गई बात? तो यहाँ वैल्यू कितनी आ रही है, 3। अब देखो, n की वैल्यू 2 रखी, तो l की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी कि 3 आए, 1। एक और तरीका हो सकता है कि n की वैल्यू 1 रखे और इसकी वैल्यू 2 रखे, तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा। लेकिन l की वैल्यू कभी भी n से बड़ी, तो ये तो नहीं चलेगा। एक और तरीका हो सकता है, इसे 0 रखे और इसे 3 रखे, तो इजिकल्स टू 3। लेकिन फिर से वही बात, l की वैल्यू n से कभी भी बड़ी नहीं हो सकती है। तो अब देखो, इसे देखो, ये क्या निकला, n 3 है और l की वैल्यू 0, मतलब कौन सा सबशेल, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 0 है। l की वैल्यू 0 के लिए कौन सा सबशेल होता, s। तो 3s के लिए वैल्यू निकल ली है, और ये किसके लिए वैल्यू निकल ली है, 2p के लिए। s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते, 2, और p में कितने होते, 6। कितने होते हैं, 6 और 2 कितने हो गए, तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू हो सकती है, जो हमने कहां से निकाला था, ये पिक्चर बना के निकाला था। देखो, 6 ये और 2 ये, 8 हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ गई बात, नहीं आई? बोलो भाई, कर सकते हो आप इस पर? चलिए करके दिखाइए। n प्लस एल इजिकल्स टू 6, कितने इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू हो सकती है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन हैव दिस वैल्यू? जल्दी से निकाल के दिखाइए। मम्मी नीचे पूजा करो। Recording in progress. तो आप लोग की 32 निकली है वैल्यू, ठीक है। देखो भैया, करना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले n की वैल्यू क्या रखोगे, +0 इजिकल्स टू 6। फिर रखोगे 5 + 1 इजिकल्स टू 6। फिर रखोगे 4 + 2 इजिकल्स टू 6। फिर लिखोगे 3 + 3 इजिकल्स टू 6। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, द वैल्यू ऑफ एल कैन नॉट बी इक्वल और ग्रेटर देन एन। ना एन के बराबर हो सकती है, ना एन के इक्वल हो सकती है, ना एन से बड़ी हो सकती है एल की वैल्यू। तो ये वाला नहीं चलेगा, तो कौन सा चलेगा, ये वाले 3 चलेंगे। एन की वैल्यू कभी भी एल के बराबर नहीं होनी चाहिए, यहां बराबर हो गई, या एल की वैल्यू एन से बड़ी नहीं होनी चाहिए। डी होता है ना थर्ड ऑर्बिटल में, डी होता है ना, तो डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है बेटा। समझ में आ गई बात? अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6s, ये हो जाएगा 5p, और ये हो जाएगा 4d, और ये क्या हो जाएगा 3f, और 3f होता नहीं है। तो एस के लिए कितनी वैल्यू, डी के लिए कितनी हो गई 6, डी के लिए हो गई 10। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। आपके 32 निकल है। तो कैसे भाई, चलिए एक और करके दिखाइए। n + l = 5, एक ये करके दिखाइए।
और दूसरा करके दिखाइए n प्लस एल इज इक्वल्स टू 9। या चलो इसे 10 कर लो। देखो भाई n प्लस एल इज इक्वल्स टू 5 निकलना है। तो 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 2 5। फिर क्या हो जाएगा, इसे और कम कर दो तो 2 प्लस 3 5। लेकिन ये होगा नहीं, तो इसका क्या निकला 5s, ये निकला 4p, ये निकला 3d। 2 6 10 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सही है आप लोग का आंसर। अब यहां आ जाओ, n प्लस एल इजिकल्स टू कितना करना है 10। तो 10 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 10, सॉरी सॉरी 10 प्लस 0 और 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10, 7 प्लस 3 10, 6 प्लस 4 10, 5 प्लस 5 10। और ये होगा नहीं, तो ये क्या हो गया 10s, 9p, 8d, 7f, 6g, sp/g बिल्कुल सेम ऐसे ही रखते जा रहे हो। 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए 18 ये हो गए, 18 ये हो गए, 18 दूनी है 36 और 14 जोड़ दिए कितने हो गए 50। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 50 इलेक्ट्रॉन। 50 इलेक्ट्रॉन की ये वैल्यू हो सकती है n प्लस एल इज। मुबारक हो, सेकंड भी सही है आपका। ठीक है, तो n प्लस एल वालों की वैल्यू निकालना सीख गए आप लोग। ठीक है, तो बड़े आराम से अब आप बता सकते हो कि n प्लस एल इज जो भी वैल्यू दी जाएगी उस वैल्यू को कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ में, कितने इलेक्ट्रॉन्स की ये वैल्यू हो सकती है। अब हम बात करने जा रहे हैं किस चीज की, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। अगला क्वांटम नंबर है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये किसके बारे में जानकारी देता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देता था, ऑर्बिट। एजीमुथल किसके बारे में जानकारी देता था, सब शेल। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में जानकारी देगा, ऑर्बिटल। इसे हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल एम से दिखाते हैं। और ये इंफॉर्मेशन देता है, इन्फॉर्म्स अबाउट ऑर्बिटल्स। ठीक है, किसी भी एम की वैल्यू क्या हो सकती है, तो एम की वैल्यू एल पर डिपेंड करती है। देखो एल की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही थी, एन पर। कैसे, एल की वैल्यू एन के बराबर नहीं हो सकती थी और ना एन से बड़ी हो सकती थी, उससे छोटी चलती थी। ऐसे ही जो एम की वैल्यू है वो एल पर डिपेंड होगी, एम की वैल्यू एल पर डिपेंड होगी। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एम डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करेगी, एल। और एम की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं, तो ये होती है -L टू +L तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, -L से लेकर +L तक की कोई भी वैल्यू हो सकती है। हाँ, बता रहे अभी क्या क्या होता है, ये बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, देखो भैया हम ये जानते हैं एस सब शेल है,
इसके लिए एल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये सबशेल है। कौन है? अब इन सबशेल के अंदर कौन होते हैं? ऑर्बिटल्स। एस के लिए ऑर्बिटल कितना होता है? एक ही होता है, एक ही ऑर्बिटल होता है। पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। देखो ऑर्बिटल्स की वैल्यू हमेशा क्या निकल रही है? ऑड। डी में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। 1 2 3 4 5। एफ में कितने होंगे? 7। इनकी वैल्यूज कैसी निकलनी है? 3 4 5 6 और 7। ऑड निकलनी है। तो ऑड निकलनी है तो सबसे पहले तो एक बात याद रखना, बीच वाले को, ऑड में एक बीच वाला होगा, इस तरफ एक होगा, इस तरफ एक होगा, या इस तरफ 2 होंगे, इस तरफ 2 होंगे, या इस तरफ 3 होंगे, इस तरफ 3 होंगे। बीच वाले की वैल्यू हमेशा 0 रख देना। कितनी रख दोगे? 0 रख दोगे। बीच वाले की वैल्यू हमेशा 0 रख दोगे। इसकी भी 0 रख दोगे, बीच वाले की। अब ये हो गया -1 और ये क्या हो गया? +1। ये हो गया -1, ये क्या हो गया? +1। तो ये हो गया +2, तो ये क्या हो गया? ये हो गया -1, ये हो गया +1, ये हो गया +2, तो ये हो गया -2, और ये हो गया -3, और ये हो गया। तो देखो जब f की वैल्यू कितनी आ रही है? 3, तो -3 से लेकर +3 तक की वैल्यू हो रही है कि नहीं? तो l की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? सुनो भैया, लिखना बाद में। l की वैल्यू अगर 3 आ रही है तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? -3 से लेकर कुछ भी हो सकती है। l की वैल्यू अगर 2 है तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -2 से +2। 3 कभी भी नहीं हो पाएगी। तो यहां पर m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? l पर। अगर l की वैल्यू 1 है तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1 से लेकर +1 तक। क्लियर है? अब इन ऑर्बिटल्स को भी अपन नाम देते हैं बेटा। कैसे नाम देते हैं जरा समझ लेना। s में तो एक ही होगा, तो ये 0 हो गया। p में 3 होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं px, इसे बोलते हैं py, और इसे बोलते हैं, समझ गए क्यों? p का शेप कैसा होता है? डम्बल। और अगर ये x एक्सिस में है तो हम इसे क्या बोलेंगे? py। अगर ये y एक्सिस में तो हम क्या बोलेंगे? सॉरी, x एक्सिस में तो px, y एक्सिस में तो py, और अगर ये इस बोर्ड से बाहर निकलता हुआ तो हम इसे क्या बोलेंगे? pz। इन तीनों को मिला दो तो p सबशेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो हमें ये क्या बता रहा है? अगर हमारी m, यहां पर m की वैल्यू 0 आई तो इसका मतलब हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं? जो py ऑर्बिटल के अंदर है। अगर -1 आती है तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं जो px ऑर्बिटल के अंदर है। अगर +1 आती है तो हम उस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं जो pz के अंदर है। ठीक है? px py pz। ऐसे ही जो d रहता है 1 2 3 4 एंड 5। समझ में आ गई बात? अब देखो इसे हम बोलते हैं डी एक्स वाई, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये समझ में आ गए? इसे कर देना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी जेड स्क्वायर। ठीक है? ऑर्बिटल्स के नाम है ये, कौन सी स्पेस में ये पाए जा रहे हैं। तो इसे दोगे 0 वैल्यू, ये हो गई +1, ये हो गई -1, ये हो गई -2, तो ये हो गई। और एफ के बारे में हम लिखते नहीं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। एफ के बारे में आपको लिखवाया नहीं जाता, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन कहां पर मौजूद रहेगा उसके बारे में कौन बता रहा है हमें? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन से ऑर्बिटल में?
ठीक है भैया। अगर एल की वैल्यू 0 होती है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? इफ एल इज इक्वल्स टू 0 तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? एल की वैल्यू 0 है, कौन से सबशेल के बारे में बात कर रहे हो? एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ही तो होता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, -1 +1 नहीं होगी बहन। ठीक है। अगर एल की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो एम की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -1, 0 एंड +1। अगर एल की वैल्यू 2 होती है तो एम की क्या क्या वैल्यू हो सकती है? -2, -1, 0, +1, +2। अगर एल की वैल्यू 3 होती है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। ठीक है। एल की वैल्यू 4 हो जाएगी तो -4 से लेकर +4 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब कुछ खास फॉर्मूले, अगर आपको एन दे रखा है, एन दे रखा है, अगर आपको क्या दे रखा है? एन। एन क्या होता है? ऑर्बिट नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे रखा है, और पूछ लिया जाए इसमें ऑर्बिटल्स कितनी होंगी। मैं ये कहूं कि फोर्थ एन इज इक्वल्स टू 4 में कितनी ऑर्बिटल होंगी, मतलब फोर्थ ऑर्बिट में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी? तो 4 में क्या क्या होगा? एस, पी, डी और एफ। 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पहले में एस होता है, दूसरे में एस पी होता है, तीसरे में एस पी डी होता है, और चौथे में एस पी डी एफ होता है। अब एस के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? एक। पी के अंदर कितनी है? 3। 3 और 1 कितना हो गया? 4। डी के अंदर कितनी है? 5। 5 और 4 कितना हो गया? 9। और एफ के अंदर कितनी है? 7। 9 और 7 कितना हो गया? 16। तो कितनी निकल कर आई? 16 निकल कर आई। क्या ऐसे गिनोगे? अब मैंने बोल दिया n इज इक्वल्स टू 8। आप गिन के दिखाओ कि कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, किसी ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होंगी। यानी आपको सिर्फ ऑर्बिट नंबर दिया है तो आप उसका क्या कर लेना? n²। रिलेशन समझ में आ रहा? फोर्थ ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स थी? 16 थी ना। तो 4 का हम क्या कर दें? 16 बन जाए स्क्वायर। तो n का स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा? m। तो टोटल m कितने होते हैं? n² के बराबर होते हैं। अब मैंने कह दिया n इज इक्वल्स टू 8, बताओ टोटल ऑर्बिटल कितनी हो जाएंगी? 64। तो फॉर्मूला चीजों को आसान बना दे। बस यहां समझना, मैंने कहा टोटल m, तो m मतलब m मतलब ऑर्बिटल, और n मतलब ऑर्बिट। तो अगर आपको ऑर्बिट्स दे रखी हो और ऑर्बिटल निकालना हो, उस ऑर्बिट के अंदर कितनी ऑर्बिटल है तो उसका स्क्वायर कर दो। समझ में आ गई बात? और इलेक्ट्रॉन्स कह दें तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते, तो इंटू 2 कर देना, 2n²। तो देखो यही तो फॉर्मूला होता था, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। देखो यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या होता था? बताओ भाई। तो ये यहीं से तो निकलता है, और कहां से निकलता है? 2 का डिवाइड कर दो तो टोटल ऑर्बिटल्स निकल आएंगे। ये फॉर्मूला इतनी बार पढ़ा, पर अब तो समझो इसे। ठीक है। और अगर एल दे रखा हो तो एम निकालना हो, एल दे रखा है यानी आपको डी ऑर्बिटल दे रखी है, डी सबशेल दे रखी है, और उसमें ऑर्बिटल पूछ लिया है, तो डी के अंदर कितने होते? 5 होते ना। तो 5 कैसे निकलेंगे? डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती? 2 होती है। तो 2 में हम ऐसा क्या कर देंगे वो 5 बन जाए। तो 2 में सबसे पहले तो 2 का मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो। एक 2 को क्या मान लो तुम? एल मान लो। क्या मान लो? एल। एक 2 को आप मान लो एल, तो क्या बन गया? 2l + 1। तो फॉर्मूला क्या बना?
2l+1, तो ये क्या देगा, टोटल m। तो टोटल m निकालने का ये भी फॉर्मूला अगर आपको l दे रखा हो। अब मैं पूछूं g के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं, तो g के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 5, 5 to the 10 और 1 11। सॉरी, जी के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 4 हो जाएगी। जी के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू, 4 हो जाएगी। 4 to the 8 और +1 9, तो जी के अंदर 9 ही तो होती हैं। भाई एफ के अंदर कितनी होती हैं, 7, तो दो दो, तीन तीन से ही तो बढ़ती हैं, दो दो से तो बढ़ती हैं, है ना, तो हो गई 9। देख लिया। देख लिया। चलो अब लास्ट हमारा कौन बचा है, स्पिन क्वांटम नंबर कौन बचा है, कहां से मिला था मैं, क्लासिकल एनालॉग थ्योरी से। कहां से मिला था, बाकी 3 क्वांटम नंबर कहां से मिले हमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कांस्टेंट थे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कांस्टेंट थे। ये स्पिन क्वांटम नंबर कहां से मिला था, क्लासिकल एनालॉग थ्योरी से। ठीक है, अब देखो इसे हम किससे दिखाते हैं, एस, और ये किसके बारे में बताता है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एस की वैल्यू अगर हम +½ रखते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है, क्लॉकवाइज, और एस की वैल्यू -½ रखते हैं तो कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपके स्कूल के लिए बता रहा हूं, पर कंपटीशन में आप किसी को भी प्लस और किसी को भी माइनस कह सकते हो, कंपटीशन में याद रखना नहीं। हाँ, ये कहीं पर इसकी रूलिंग नहीं दे रखी है, वो तो टीचर्स कहते भैया प्लस क्लॉकवाइज है और माइनस एंटी क्लॉकवाइज है, पर कंपटीशन में याद रखना, क्योंकि वहां डायरेक्टली पूछ लिया था प्लस किसे शो कर रहा है, माइनस किसे शो कर रहा है, किसी को कर रहा है या किसी को नहीं कर रहा है, तो वो किसी को भी नहीं कर रहा है, ना क्लॉकवाइज बता रहा ना एंटी क्लॉकवाइज, बस वो ये बता रहा है कि यहाँ एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। हाँ, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ, स्कूल में तो प्लस वाला है, +½ है तो वो क्लॉकवाइज है, और -½ है तो वो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो ये क्वांटम नंबर्स का यूज कहाँ होता है, मैंने आपको बताया था एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये वो साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने क्या बताया था, मैथमेटिकल मॉडल दिया था, किसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का मॉडल इन्होंने दिया था, लेकिन कैसा, मैथमेटिकल, मतलब इन्होंने ड्रॉ करके नहीं देखा इलेक्ट्रॉन कहाँ होते कहाँ नहीं होते, उन्होंने अपनी एक इक्वेशन लिखी। ठीक है, बड़ी खतरनाक सी इक्वेशन है, बुक में देख लेना, या चलो देखो हम सर्च करके बताओ। अरे यार कहाँ लिख दिया, ये देख रहे हो कैसे कैसे टर्मिनोलॉजी इसमें यूज हो रही है? इसमें ये एक जो साइन देख रहे हो आप, ये त्रिशूल जैसा,
ठीक है, इसे हम बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? SIGH, इसे हम बोलते हैं साई। और ये इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को दिखाता है। किसे दिखाता है? एम्पलीट्यूड, समझ गए हो? देखो एम्पलीट्यूड का यहाँ पर मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है वेव, यहाँ पर वेव देता है ना। ये एक पार्टिकल भी और एक वेव भी है। ये ड्यूअल नेचर ऑफ मटेरियल में हमने पढ़ा था। ठीक है, यहां से इसका ये, इसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसे बोलते हैं एम्पलीट्यूड। कितना पीक पकड़ सकता है, कितना डाउन जा सकता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। दिस इज, ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन का ये एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो ये एम्पलीट्यूड के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? एम्पलीट्यूड के बारे में बात करता है। अच्छा, जब वो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं तो बाकायदा यहाँ पर लिखते 3, 2, 1, इस तरीके से उन्होंने लिखा। और फिर यहाँ वैल्यू लिख दी इसकी। क्या लिख दी है उन्होंने? कह दिया 25 यूनिट है। तो वो ये कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कितना है? 25 यूनिट है। तो ये 3 to 1 क्या है? तो किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है? किस इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड 25 यूनिट है? ये उसे इससे दिखा रहे हैं, इससे 3 to 1 से। इसमें ये जो 3 वैल्यू है ये किसकी है? ये है एन की। 2 वैल्यू, सेकंड वैल्यू है किसकी? एल की। और ये एम की वैल्यू है। क्वांटम नंबर्स हैं ये। मतलब थर्ड, एल की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कौन सा सबशेल है? डी। और एम की वैल्यू 1 है, यानी +1 दे रहा है। तो कौन सा हो जाएगा? तो देखो डी में यहां पर कौन सा हो जाता है? ये हो गया 0, ये हो गया +1, ये हो गया +2, ये हो गया -1, ये हो गया -2। तो वो dx² y² के बारे में बात कर रहा है। तो dx² y² के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है। और इसमें भी वो s को डिफाइन कर देगा, s+हाफ, इसका मतलब क्लॉकवाइज। इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कितना है। समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्या नहीं आया समझ में बेटा? वो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड कितना है? 25 यूनिट है। मतलब ये कितना ऊपर जा रहा है? ये 25 यूनिट जा रहा है। अब उनसे पूछा कौन सा इलेक्ट्रॉन? एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ जा रहा है? तो उस इलेक्ट्रॉन का पता बताना पड़ेगा ना। तो वो साई के नीचे जो हमने ये वैल्यू रखी है, ये वैल्यू बताती है आप किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हो। इसमें पहली वैल्यू एन को डिफाइन कर रही है, दूसरी वैल्यू एल को डिफाइन कर रही है, और तीसरी वैल्यू एम को डिफाइन कर रही है। M3 इसका मतलब थर्ड ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है। L की वैल्यू 2 हो गई, तो L की वैल्यू S के लिए कितनी होती है? 0, P के लिए कितनी होती है? 1, D के लिए कितनी होती है? 2। तो देखो L की वैल्यू कितनी आ रही है? 2, मतलब हम D के बारे में बात कर रहे हैं। M की वैल्यू 1 आ रही है, तो M की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? L पर। L की वैल्यू 2 हो गई ना, तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, -2, -1, 0, +1 और +2। हमें कौन सा? +1 दिया ना यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या दिया है? +1। तो +1 में ये वाली वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यू किसकी होती है? तो हमें ये मालूम है, हम इसे लिखते हैं dxy। ये होता है dyz, ये होता है dzx, ये होता है dx² y², और ये होता है dz²। तो हम किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं? dx² y² के बारे में। अब s की वैल्यू उसने अलग से दे दी, तो अगर प्लस दे दी तो क्लॉकवाइज है इलेक्ट्रॉन। मतलब इस ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, यहां दिखा दो, इन सब के अंदर जैसे सपोज करो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो वो किस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है? वो इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा है कि इसका एम्पलीट्यूड 25 यूनिट है। इसका पता दे रहा है वो। ये पता हो गया उस इलेक्ट्रॉन का। कौन पता हो गया? ये पता है उस इलेक्ट्रॉन का। मैंने कहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से तीनों क्वांटम नंबर मिले, ये उसके कांस्टेंट थे। और ये एस कहां से मिला? क्लासिकल एनालॉग थ्योरी से। तो ये अलग है, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं है। वो तो वो बता देंगे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ गई बात? है भैया?
इनके सबके अलग अलग मीन होते हैं और ये आपको मैथमेटिकल लैंग्वेज इसकी एक अलग होती है, ठीक है। वो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, जब इस क्षेत्र में आगे जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ये बहुत अलग अलग कॉन्स्टेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। जो मेन आपके काम की बात थी वो मैंने आपको यहाँ पर समझा। अगर साय पर स्क्वायर लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, जीरो। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। और जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता उसे हम बोलते हैं नोड। नोड क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज नॉट प्रेजेंट। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसके लिए साई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जब साई स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम उसे नोड कहते हैं। कुल मिलाकर नोड वो जगह होती है, याद रखने लायक बात यह है कि नोड वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। तो अभी आप नोडल प्लेन पढ़ोगे, बात समझ आई है, नोडल प्लेन पढ़ोगे, ठीक है। नोडल प्लेन मतलब वह प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, ठीक। अभी आगे पढ़ाएंगे ये चीजें, हम आपको बताएंगे। समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन करके मुझे दिखाइए, विच इज करेक्ट सेट। एन, एल, एम और एस। पहला सेट मैंने दिया 3, 1, 0 और हाफ। और क्यों गलत है वो भी आपको बताना है विद द रीजन। 3, 2, -1 प्लस हाफ। थर्ड आपको बताना है 4, -2, -1 0। फोर्थ आपको बताना है 4, 4, -1 -हाफ। इनमें से करेक्ट कौन कौन से हैं, करेक्ट सेट्स लिख लिया। बोलो भैया। लिखा दो है विच इज करेक्ट सेट्स। चलो यहां देखना बेटा, n इज इक्वल्स टू 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट है, l इज इक्वल्स टू 1 मतलब p है, और p में m इज इक्वल्स टू 0 इसका मतलब p y है। और इसमें कौन है, एंटी क्लॉकवाइज है। होता है 3p, बिल्कुल होता है। p स्टार्ट ही थर्ड से होता है, ये सेकंड से होता है। क्या लगे, हाँ p सेकंड से स्टार्ट हो जाता है मतलब थर्ड में होता है। अब यहां जाओ, n इज इक्वल्स टू 3, l इज इक्वल्स टू 2, यानी कौन हो गया, d। थर्ड में d होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। -1, -1 का मतलब x² y², ठीक है। और कैसा, क्लॉकवाइज। हाँ तो अच्छा माइनस में, सॉरी 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 सॉरी, माइनस में है तो माइनस में है तो देखो पहला क्या होता है, डी xy, dy z और dzx। और कैसा है, क्लॉकवाइज। चलो यहां आ जाओ, n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू -2। l कभी माइनस में होता ही नहीं है, l की वैल्यू 0 मतलब s, p के लिए l की वैल्यू 1, 0 में होते ही नहीं है। तो पहली गलती तो ये हो गई। और दूसरी गलती क्या हो गई, s की वैल्यू कभी 0 नहीं होती। ये सेट। अब यहां जाओ, n इज इक्वल्स टू 4, l इज इक्वल्स टू 4, l की वैल्यू 4। कभी भी याद रखना, n कैन नेवर बी इक्वल्स टू l। तो ये इसकी गलती होगी, तो ये भी नहीं पाया जाएगा। तो कौन से पाए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। किस किस का सही है, किस किस का सही है आंसर, सेकंड सही है, फर्स्ट सही नहीं था। फर्स्ट में क्या गलती निकल ली थी बहन, है करना चाहिए था ना। मैंने यहाँ क्या लिखा, सेट्स, ठीक है।
क्वांटम नंबर से रिलेटेड आज सारे क्वेश्चंस आप लोग लगा लीजिएगा। श्रोडिंगर से, ठीक है, डी ब्रोगलीज वेवलेंथ, इन सब से रिलेटेड आप लोग न्यूमेरिकल लगा लीजिए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ड्यूअल नेचर से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, इन सब से आपको न्यूमेरिकल लगाना है। ठीक है, क्योंकि अब बिल्कुल जरा ही सा पार्ट बचा है आपका। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, अबाउट प्रिंसिपल है, ये मुझे आपको बताना है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक बिहेवियर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आपको बताना है, और एक हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का रूल मुझे आपको बताना है। ठीक है, उसका रीजन क्या होता है उसके लिए बताना है मुझे। ठीक है, उसमें आपका एक्चुअल में यहाँ पर जो काम करता है वो काम करती है एक्सचेंज एनर्जी, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर 1 या 2 दिन की क्लास और बची है एटॉमिक स्ट्रक्चर की। ठीक, सबसे लंबा चैप्टर है ये।